सो हेलो गाइस, दिस इज़ जीत यादव एंड आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की। एंड हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट तक ले जाएंगे। जो डिलीटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड अगर आपको डिलीटेड टॉपिक भी पढ़ने हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, तो मैं उनको भी किसी वीडियो में कंबाइन करके ले आऊँगी। सो आज हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट्स। लेट्स बिगिन इट। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली सॉलिड क्या होता है और उसके कुछ विशेषताएं क्या होती है, उनके बारे में हमें पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद हमने फर्दर डिटेल्स में जाएंगे, सॉलिड के डिटेल में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हमारा मैटर का वो फॉर्म होता है जो रिजिड होता है, मतलब ठोस होता है, जिसकी शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। तो ऐसे फॉर्म को, मैटर की जिस फॉर्म को, जो फॉर्म ठोस होती है, जिनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इनका मास भी फिक्स्ड होता है, ऐसी स्टेट ऑफ मैटर को हम सॉलिड स्टेट्स बोलते हैं। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि कुछ बेसिक्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है जब अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड मैटर है तो उसकी डेफिनेट होगी शेप, उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको कोई शेप दी गई है पहले से तो उसकी शेप वही रहेगी, हम उसको मार के पीट के चेंज नहीं कर सकते। उसकी वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जितना उसका मास है उतना ही मास रहेगा। ये नहीं है कि अगर हमने 10 डेज उसको छोड़ दिया उसका मास कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कि जो सॉलिड होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यही हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनके बीच के पार्टिकल, जिन पार्टिकल से मिलकर वो बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जिनसे बना हुआ है सॉलिड, उनके बीच की डिस्टेंसेस बहुत कम होते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस का मतलब होता है कि जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं उनके बीच की, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी कम होती हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा ठोस होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, रिजिड होते हैं। जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब जो पार्टिकल से पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यही कारण है कि इनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से एकदम कंबाइन होकर रखते हैं और टूटते नहीं हैं एक जल्दी से। यही थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं और इनको तोड़ना इतना ईजी नहीं होता है। एक हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ता है तब इसको हम मेल्ट करवा पाते हैं या फिर इसका बॉन्ड को ब्रेक करवा पाते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर, उनकी हर सॉलिड पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है, जिसकी वजह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का मूवमेंट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने ही प्लेस पर ऑक्सिलेट करते रहते हैं। जैसे कि हमारा पेंडुलम होता है, वो एक पोजीशन पे एक पॉइंट से बंधा हुआ होता है और वो इसी पॉइंट पे उसी के अराउंड क्या करता रहता है, रोटेट करता है और वो घूमता रहता है। तो मतलब ऑक्सिलेट, उसी की तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे सॉलिड के, वो भी अपनी मेन पोजीशन पे ऑक्सिलेट करते रहते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है फिक्स्ड होती है। यही हमारा फोर्थ पॉइंट है। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कि मतलब सॉलिड्स को हम कंप्रेस करके छोटा नहीं कर सकते। लाइक अगर हमारे पास गैसेज हैं एंड वी हैव पुट द गैसेज इन अ कंटेनर and we will apply some external pressure on that container, then the volume of the gases will decrease. वॉल्यूम जो होगी वो गैसेस की कम हो जाएगी। अगर हमने किसी कंटेनर में गैसेस को लिया है, हमने इनिशियल वॉल्यूम मेजर करी, उसके बाद हमने उस पर प्रेशर लगाया, एक्सटर्नली किसी चीज़ की हेल्प से उसको प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, जो वॉल्यूम होगी हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी इनिशियल से। तो हम क्या करते हैं, गैसेस की वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हम सॉलिड की वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर सकते। तो दे आर इनकम्प्रेसिबल वेयर गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो ये हमारा सॉलिड हो गया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड की होगी। अब हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी है सॉलिड की। सॉलिड की क्लासिफिकेशन 2 टाइप में होती है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट की। क्लासिफिकेशन में
दो टाइप्स में क्लासीफाई हैं सॉलिड्स। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकंड वन इज अमोर्फस सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें रिमेम्बराइज करना जरूरी है और इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं हमारे ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की 3 डायमेंशनल स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट होती है, कि मतलब बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन होती है कि ये पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा। पार्टिकल्स की पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड होती है और वेल अरेंज्ड होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि स्कूल में असेंबली के टाइम जब बच्चे असेंबल होते हैं ग्राउंड में, तो एक वेल पैटर्न में अरेंज होते हैं, लाइन अप होते हैं बिल्कुल वेल मतलब अच्छी तरीके से वो लाइन अप होते हैं बिल्कुल डिस्टेंस पे इक्वल पे। तो इस टाइप की जब अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो हम उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। सो सिंपली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? सो क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इसका सिंपल एग्जांपल है क्वार्ट्ज जो होता है हमारा वो, और जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं, सॉलिड एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। सेकेंड टाइप का आता है अमोर्फस सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे हमारे अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें जो अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वो इरेगुलर होती है, वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होती। जितना क्रिस्टलाइन सॉलिड में अच्छे से वेल पैटर्न अरेंज होते हैं पार्टिकल, उतना ही अनवेल पैटर्न अरेंज होते हैं अमोर्फस सॉलिड में। इसका भी एग्जांपल हम स्कूल से रिलेट करके लेते हैं। जैसे जब रिसर्च का टाइम होता है, जब लंच टाइम होता है, तो मोस्टली बच्चे कैंटीन में होते हैं, कुछ बच्चे क्लास में हैं, कुछ लाइब्रेरी में, कुछ डांस क्लास में है, कुछ वॉशरूम में, तो कुछ कॉरिडोर में घूम रहे हैं। तो बच्चे इधर उधर होते हैं, उधर उनका जिधर उनका मन करता है उधर जाके घूम रहे होते हैं। तो उस तरीके को अगर हम क्रिस्टल में, अगर हमारे किसी सॉलिड में, मैटर में अगर पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज हो कि वो वेल अरेंज नहीं है, कि कहीं पर भी घूम रहे हैं, कोई पार्टिकल कहीं है, किसी पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, किसी के बीच में कम है, तो जब ऐसे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो उसको हम अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज का ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर। हमें ये रिमेंबर रखना है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के कुछ कंपाउंड्स हमें दे दिए जाएंगे और उसमें हमें क्लासीफाई करना होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से हैं एंड अमोर्फस सॉलिड कौन कौन से हैं। तो जहाँ पर भी क्वार्ट्ज, ग्लास, प्लास्टिक और रबर की बात होगी तो वहाँ पर हम अमोर्फस सॉलिड होता है हमेशा, और बाकी जो बचते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम कर सकते हैं क्लासीफाई। तो ये एक आइडिया मिल जाता है हमें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड को कैसे क्लासीफाई करना है, कि अगर कहीं पे क्वार्ट्ज, ग्लास या फिर प्लास्टिक, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर की बात हो रही है तो वो हम अमोर्फस सॉलिड में डाल देंगे क्लासीफाई करके, और जो बाकी बचते हैं तो उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में डाल देंगे। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस। मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड को डिफ्रेंशिएट करने की, समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज ऐसे समझ में ज़्यादा इजीली आ जाएगा। सबसे पहले हमारा आता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें तो रेगुलर अरेंजमेंट होती है 3D स्पेस में, जो हमने अभी पढ़ा था, एंड अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के 3D स्पेस में। सेकेंड पॉइंट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हमारे, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट कराएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे आने के बाद सारे के सारे पार्टिकल एकदम से मेल्ट हो जाएंगे। एक एक करके पार्टिकल मेल्ट नहीं होगा, एक टेम्परेचर पे सारा पूरा जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो पूरा ही मेल्ट हो जाएगा। तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कि किसी एक टेम्परेचर पे पूरा ही सॉलिड हमारा मेल्ट हो जाएगा। जबकि अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कि इसमें होता है जैसे 60 डिग्री सेल्सियस पे एक पार्टिकल हुआ, 70 पे 2 हुए, 80 पे 10 हुए, ऐसे करके इसमें मेल्टिंग होती है। तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका थर्ड है कि ये दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि एज वी नो दैट crystalline solids have definite और regular arrangement of constant particles in 3D space। तो regular arrangement होती है इनकी, इस वजह से इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट वैल्यू शो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब है कि इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो मैंने अभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज की अलग अलग वैल्यू होती है हर डायरेक्शन में, इसीलिए हम इनको एनाइसोट्रोपिक इन नेचर कहते हैं। इसको रिमेंबर रखना कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनाइसोट्रोपिक नेचर होते हैं, एंड जो हमारे अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक। इसमें आइसोट्रोपिक का मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टीज वो सारे डायरेक्शन में सेम होती है, इसीलिए हम इसको आइसोट्रोपिक नेचर का
बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फोर्थ पॉइंट है कि इनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ये भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट से ही रिलेटेड है, इसलिए इनका डेफिनेट होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प होता है, इसीलिए इनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट होता है हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन अमorphous सॉलिड का डेफिनेट नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक प्लेन या फिर शार्प, मतलब शार्प चीज से काटते हैं, लाइक हमने अगर किसी चाकू से क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करने की कोशिश की है, तो हमें एक प्लेन, बिल्कुल प्लेन और स्मूथ सरफेस हमें मिलता है जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तब। लेकिन अगर हम अमorphous सॉलिड को कट करते हैं, एज देयर इज अ इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, तो हमें इरेगुलर सरफेस जो है जनरेट होता है कट करने के बाद। जो हमें सरफेस मिलता है वो प्लेन ना होने की जगह इरेगुलरिटी शो करता है। इसमें हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसे हमने एग्जांपल पढ़ चुके हैं, क्वार्ट्ज होता है, ऑल सॉलिड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। वेयर एज अमorphous सॉलिड के जो एग्जांपल होते हैं क्वार्ट्ज, ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे हम। लेट्स बिगिन देयर क्लासिफिकेशन। सो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, देन सेकंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड वन इज मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवलेंट सॉलिड, उसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। सो इन चारों को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में, जो कि पहली क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। सो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, और एटम जो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल से बना होगा या एटम से बना होगा। इसके बाद जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसको भी 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, द सेकंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो सबसे पहले इसमें फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो सबसे पहले अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर पढ़ रहे हैं तो नॉन पोलर क्या होता है इसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा कोई एटम होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स होते हैं। तो जब कोई दो एटम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे को कॉन्साइन कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, Cl हो गया, और नोबल गैसेस भी होती हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है जो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके रखती है वो होती है डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स, जो कि काफ़ी वीक फोर्स होती है। सेकंड, अगर अब हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्लासिफिकेशन पढ़नी है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं पार्टिकल्स। सॉलिड जो होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। सेकंड होती है कि इनके बीच के जो पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स होती है वो लंदन फोर्स होती है। थर्ड होती है कि जो पार्टिकल्स, ये जो सॉलिड होते हैं हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। फोर्थ है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। द सिक्स वन इज़ दैट कि अगर हम इनको रूम टेम्परेचर पर, यूजुअली रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो ये गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये हमारी कंप्लीट होती है क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर सॉलिड की फर्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब सेकेंड आती है हमारी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अब हम उसको स्टडी करेंगे। सो अब हम सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड की सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो जो पार्टिकल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के, वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन हो, जैसे पिछले वाले केस में क्या थे, दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, बट इसमें इन दो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में कुछ सेपरेशन होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और हमने फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, कि जब भी कोई एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर होता है तो उनके बीच में अगर कोई सेपरेशन होता है वो डायपोल की तरह बिहेव करता है। तो इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगती है वो डायपोल इंटरेक्शन होता है, जो कि लंदन फोर्स से थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है।
तो ये हमारे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये जो सॉलिड होते हैं वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं और मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेरिजन टू द लंदन फोर्स। ये भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्वाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि SO2, NH3 और HCl। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब हमारा थर्ड आता है जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम इसको स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन एटम की विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये क्या है? वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। तो जब हाइड्रोजन की बॉन्डिंग इन एटम्स के साथ होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला है कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन H एंड FON। FON का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थर्ड पॉइंट है कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की सेकंड क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारी आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड जो होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस किस से मिलकर बने होते हैं? जो आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं। एंड जहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की बात होती है वहाँ पर हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो कि हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पूरा चैप्टर ही है हमारा इसके बेसिस पर। तो जहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड के वो हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स होते हैं। एंड ये जो होते हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन होते हैं, सेकंड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तीसरी है कि ये हार्ड होते हैं मतलब ठोस होते हैं और ब्रिटल होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एज दे आर हार्ड एंड ब्रिटल दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है कि अगर हम इनको सॉलिड स्टेट अगर सॉलिड स्टेट में हम लेते हैं तो किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इनको मॉल्टन स्टेट में ले लेते हैं तो मॉल्टन और लिक्विड स्टेट में तो ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये आयनिक सॉलिड के बारे में है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद हमारा थर्ड आता है मेटेलिक सॉलिड। अब हम मेटेलिक सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं उनके कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड फ्री आयंस। जैसे अगर हमारे पास कोई भी मेटल है तो उसमें क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं और जो फ्री आयन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली उसके अपर पोर्शन पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, लेकिन उस मेटल से बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्क फंक्शन एक आ जाता है प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं मेटल के अपर सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करते रहते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटल जो होते हैं, मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी चार्ज का मूवमेंट होता है आइदर इट इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जो कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं मेटल आयन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो मेटेलिक बॉन्ड लगता है। मेटेलिक बॉन्ड होता है जिस बॉन्ड से ये लोग मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज या फिर मेटल के पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे होते हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड होता है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर मेलिएबल, लस्चर एंड डक्टाइल, मतलब हम इनको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये लस्चरस का मतलब होता है कि ये जो है शाइनिंग शो करते हैं, मेटल्स जो होते हैं, मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो शाइनिंग भी शो करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि ये मेटेलिक सॉलिड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन रह गई है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो कि है कोवेलेंट सॉलिड या फिर हम इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। अब हम इसको लास्ट को फिनिश करते हैं जल्दी से। हमारा फोर्थ वन है कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कोवेलेंट सॉलिड के वो नॉन मेटल एटम्स होते हैं और इन पार्टिकल्स एक दूसरे से लिंक होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दीज सॉलिड
ये जो सॉलिड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब अगर हम इसको किसी से हैमर से पीटते हैं तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा निकलती है। थर्ड आता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जो हमने 4 टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ी है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उनसे सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसके एग्जांपल्स हैं डायमंड और सिलिका कार्बाइड। लेकिन इसमें एक्सेप्शन एक केस है कि जो हमारा ग्राफाइट होता है वो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड होता है, लेकिन ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकता है। तो इस एक्सेप्शन को हमें याद रखना है कि ग्रेफाइट जो होता है कि वो कोवलेंट सॉलिड की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये सॉफ्ट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकता है। यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टार्ट होती है। इसके बाद हमारे आगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अब हम सॉलिड के डीप में जा रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में सॉलिड कैसे कैसे बनता है, क्या क्या उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। सो अब हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिक एंड यूनिट सेल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दीज टॉपिक्स। सो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि जो 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, जिससे कि हमारा पूरा सॉलिड मिलकर बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिक। सो इट इज़ द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल इन स्पेस। अब क्रिस्टल लैटिस के बाद आता है कि पूरा क्रिस्टल लैटिस तो हो गया कि हमारा सॉलिड के जो क्रिस्टल से जिन मतलब काफ़ी सारे क्रिस्टल्स को जब हमने रिपीट करा तो वो हमारा क्रिस्टल लैटिस बन गया पूरा और उससे हमारा सॉलिड बन गया। लेकिन सबसे छोटी जो यूनिट होती है जिससे क्रिस्टल और हमारा सॉलिड मिलकर बना होता है वो होती है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल का। अगर हम उसको 3 डायमेंशन में बार बार रिपीट करते हैं, तीनों डायमेंशंस में, एक्स मतलब 3D स्पेस में, तो वो पूरा हमारा एक क्रिस्टल हमें मिल जाता है, जिससे कि हमें हमारा पूरा सॉलिड कंप्लीट होता है। तो यूनिट सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का। यूनिट सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें केवल जो पार्टिकल्स हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो केवल सेंटर पे मतलब केवल उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके अलावा बॉडी में बाकी प्लेसेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक सेंटर ऑफ द बॉडी और फेसेस ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट हो सकते हैं इस टाइप में। अब हम प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल तो जैसे हमने बताया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। सेकंड आता है कि सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं कि हमारे कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट है, उसके अलावा जो पार्टिकल्स होंगे वो अदर पोजिशन पे भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक फेस सेंटर पे हो सकते हैं, बॉडी सेंटर पे हो सकते हैं या फिर एंड सेंटर पे होते हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 टाइप में क्लासीफाई होते हैं फिर से, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर में क्या होता है, जैसे हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हैं, जो हमारा क्रिस्टल लैटिक होता है यूनिट सेल को हम एक स्क्वायर जो हमारा स्क्वायर होता है क्यूब के फॉर्म में लेते हैं, क्यूब के फॉर्म में इमेजिन करते हैं। तो जो पार्टिकल्स होंगे क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो हर कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो है कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स है, ये दिस वन दिस एंड दिस वन, 8 कॉर्नर्स के पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा बॉडी सेंटर में क्या होगा, इस क्यूब के बॉडी पे एक और पार्टिकल प्रेजेंट होगा पूरा कंप्लीट। इसको ऐसे पार्टिकल जब होते हैं तब उसको हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसके बाद जो हमारे एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, लाइक इस वाले फेस पे फर्स्ट पार्टिकल है, दूसरे फेस पे अपर वाले फेस पे ये पार्टिकल है, इस बैक साइड वाले फेस पे ये पार्टिकल है, लोअर एज वाले पे ये पार्टिकल है, फ्रंट वाले पे ये है एंड बैक वाले पे ये है। तो ये 6 पार्टिकल जो होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल का तीसरा पार्ट है जो कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स पे 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होंगे ही क्रिस्टल के, लेकिन इसमें किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पर पार्टिकल्स और प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारा लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो अपर वाले पे
एंड लोअर वाले पे, मतलब पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ये पार्टिकल्स। अगर ये दोनों पेयर्स में प्रेजेंट है, अपर वाले और लोअर वाले फेस पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे नहीं, ये इसमें एक और पॉसिबिलिटी होती है कि ये बैक वाले फेस पे और फ्रंट वाले फेस पे, मतलब इस फेस पे और ये लास्ट वाला जो पीछे वाला फेस है इस पे प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरीके से एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है हमारा। इसमें कंस्टेंट पार्टिकल्स एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे तो हर पे प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें अपोजिट फेसेस पे, किसी भी अपोजिट फेसेस के 3 पेयर होते हैं, जिसमें से एक पेयर पे एक टाइम में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल खत्म होता है। आगे का हम नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।